हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है एब्सेंटीज्म के ऊपर। ठीक है, प्रीवियसली हम लोग ने शिफ्ट वर्क जो है ना कवर किया था। अच्छा जी, एब्सेंटीज्म क्या होता है ज़रा वो हम समझ लेते हैं। पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखें और फिर जो है ना हम लोग समझते हैं कि आपका क्या होता है। एक सेकंड लिखिएगा इसको। बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया है। टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा जी, साथ में लिखिएगा डेफिनेशन। पहले हम लोग लिखेंगे एब्सेंटीज्म क्या होता है। दिस इज द मेजर of the number of employees being absent from a normal working day। एज सिंपल एज दैट कि भाई एक बंदा जो है एक नॉर्मल वर्किंग डे से जो है ना छुट्टी पे गया हुआ है। लेट सपोज हम लोग की जो ऑफिस लगती है 5 डेज अ वीक पे लगती है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, छोटी सी एग्जाम्पल है, समझिएगा। ठीक है, 5 दिन जो है ना हम लोग को आना होता है हफ्ते के अंदर, और एक बंदा है वो क्या करता है 5 दिन में से एक दिन जो है ना क्या करता है, छुट्टी कर लेता है, हॉलीडे कर लेता है एंजॉय करने के लिए। क्या होगा? क्या ये बंदा एब्सेंटीज्म की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियस बात है आएगा कि भाई उस बंदे ने नॉर्मल वर्किंग डे में से एक जो है ना एब्सेंट हो गया, मतलब कि एक छुट्टी उसने ले ली। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ये नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन वेज ऑफ मेजरिंग एब्सेंटीज्म। ठीक हो गया, एब्सेंटीज्म। अच्छा जी, दो तरीके कौन कौन से हैं वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, एक सेकेंड। अच्छा, पहला तरीका जो आपके पास होता है, पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है वो जरा डिस्कस कर लें हम लोग। अच्छा जी, लिखिएगा। पहला तरीका जो होता है आपके पास वो होता है, आप कैसे मेजर करते हो नंबर ऑफ वर्किंग डे लॉस्ट। ये पहला तरीका होता है। अभी हम लोग सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, मगर उससे पहले आप लोग जो है एक और मेथड लिख लीजिए। ठीक है, टी, और ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बीइंग एब्सेंट। पेपर के अंदर, केस स्टडी के अंदर कुछ भी तरीके से आपको डेटा मौजूद होगा। कैसा डेटा मौजूद होगा, कैसे आप एनालाइज एनालाइज करके जो है ना उसको बताओगे यार ये एब्सेंटीज्म का रेट चल रहा है, ये एक्स वाई जी जो है ना चल रहा है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आ जाए साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। लेट सपोज आपके पास जो है ना 5 डेज अ वीक जो है ना लोग आते हैं काम करने। इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आपके पास फ्राइडे। ठीक हो गया। लेट सपोज मंडे को क्या हुआ, 25 एम्प्लॉय एब्सेंट हो गए। ठीक है, 25 एम्प्लॉय आपके पास नहीं है। दूसरे दिन ट्यूसडे वाले दिन क्या हुआ, 18 एम्प्लॉयज नहीं आए। लेट सपोज रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं। लेट सपोज वेनसडे को जो है 17 एम्प्लॉयज नहीं आए, थर्सडे वाले दिन 30 एम्प्लॉय नहीं आए, लेट सपोज फ्राइडे वाले दिन 20 एम्प्लॉय आपके पास नहीं आए हैं। और लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वो लेट सपोज 1000 एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक हो गया। और हमारा जो है ना ये एब्सेंटीज्म रेशियो चल रहा है, कुछ 25 नहीं है, फिर 18 नहीं है, फिर 17 नहीं है, फिर 30 नहीं है, और फिर 20 नहीं है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय बीइंग एब्सेंट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ देख लो जरा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है और ये बताना है कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं आए। पहले दिन 25 नहीं आए, दूसरे दिन 18 नहीं आए, तीसरे दिन 17 नहीं आए, तीसरे दिन, चौथे दिन बल्कि 30 नहीं है, और लास्ट फ्राइडे वाले दिन 20 नहीं आए। तो इन टोटल 110 एम्प्लॉय हफ्ते के अंदर नहीं आए हैं। ठीक हो गया, उसका एवरेज निकालना है। तो आ जाए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बीइंग एब्सेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन वीक। ठीक हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने नहीं आए थे, 110 नहीं आए थे। कितने वीक के कितने दिन है वीक के अंदर, 5 दिन है। तो इन टोटल एवरेजली हमारे कितने एम्प्लॉय नहीं आ रहे थे, बताएं कितने एम्प्लॉय नहीं आ रहे थे। अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं 110, कैलकुलेटर आ गया, 110 डिवाइड बाय अगर हम 5 करते तो इन एवरेज जो है ना मेरे पास 22 आंसर आ जाता है। 22 ऑन एन एवरेज
हमारे ऑफिस या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग नहीं आ रहे थे, ठीक हो गया। ऑन एन एवरेज 22 लोग नहीं आ रहे थे, तो हम लोग ने एक एब्सेंटीज्म रेट निकाल लिया। अच्छा जी, इसको जो है ना परसेंटेज में निकालने का भी एक तरीका होता है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। परसेंटेज के अंदर भी आप डिस्कशन कर सकते हो पेपर के अंदर, वो कैसे करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100, ठीक हो गया। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। आपने अभी ऊपर कैलकुलेट करा है कि ऑन एन एवरेज कितने लोग नहीं आ रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 12 लोग नहीं, ओ 22 लोग नहीं आ रहे थे ऑन एन एवरेज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऊपर देखें जरा, ये आपको ये नजर आ रहा होगा, आपको ये नजर आ रहा होगा, हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये 1000 लोग जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो आ जाए जरा, आ जाए जरा, आ जाए। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे लिख देते हैं 22/1000, ठीक है, इंटू 100। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज इन अ परसेंटेज फॉर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग परसेंटेज वाइज कितने आ रहे नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास 2.2% जो है ना आंसर आ रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जरा इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है वो जरा लिखिएगा साथ साथ। दिस मेजर्स दैट हाउ मच employees are being absent on an average from a normal working days, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी आप एक और भी एनालिसिस कर सकते हो। कैसे एनालिसिस कर सकते हो बताता हूँ। अच्छा जी, पेपर के अंदर आपका इस फॉर्म के अंदर भी आ सकता है कि भाई हमारी जो है ना इतने दिनों के अंदर जो है ना इतने एम्प्लॉयज नहीं आए हैं, ठीक है। या तो टोटल करके भी आ सकता है, या तो आपको जो है ना ऐसे भी बताया जा सकता है कि भाई मंडे वाले दिन इतने एम्प्लॉयज नहीं आए, ट्यूसडे वाले दिन इतने एम्प्लॉयज नहीं आए, वेनेसडे वाले दिन इतने नहीं, थर्सडे वाले दिन इतने नहीं, फ्राइडे वाले इतने दिन नहीं आए। या ये ऐसे भी बता सकता है कि यार 5 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर जो है ना इतने एम्प्लॉयज नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना उसका एवरेज निकाल सकते हो। मगर एनालिसिस कैसे करूं, ये तो कैलकुलेशन वाइज हमने समझ लिया कि एवरेज निकाल लिया, एवरेज की परसेंटेज निकाली, उसकी डेफिनेशन देख ली, मगर एनालिसिस कैसे करूं। तो आज जरा देख लीजिए एनालिसिस आप कैसे करोगे। आपको ये नजर आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। आपको ये नजर आ रहा है कि मंडे वाले दिन 25 एम्प्लॉयज नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 एम्प्लॉयज आपके उस दिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो 25 वर्कर एब्सेंट थे, जो ये इन फ्यूचर कंट्रीब्यूट कर सकते थे मेरी इफेक्टिवनेस के अंदर, अब वो नहीं कर रहे। वापसी सुनिएगा, ये जो 25 वर्कर एब्सेंट है, ये 25 वर्कर मेरी अफेक्टिवनेस के अंदर, मेरी प्रोडक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जिसकी वजह से मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती थी, जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते थे। अब ये वो जो 25 लोग हैं नहीं आए, जिसकी वजह से हमारी अफेक्टिवनेस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना फुल पोटेंशियल के ऊपर जो है ना पहुंच नहीं सके हैं। जरा इसको पॉइंट लिख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका पॉइंट लिख भी लेते हैं। आ जाए लिख लें। as it can be seen that on Monday, जैसे आप पेपर के अंदर करते हो केस स्टडी से रेफर करके एप्लीकेशन का पॉइंट जिसमें आपको मिलता है, वैसा आप यहाँ पे भी कर लो एक छोटा सा पॉइंट। एज इट कैन बी सीन दैट ऑन मंडे the 25 workers, yeah, etc., as it can be seen on 5 days a week, there are 110 employees are being absent, which might be a which might bring significant effect on the productivity of the organization, as the 110 employees can would have potentially contributed to the productivity, but due to their absenteeism, the organization
wouldn't be able to achieve the full productivity। ठीक है जी, ये एनालिसिस आपने पेपर वाले दिन करनी है। अब आ जाए दूसरे मेथड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलो आ जाए, तो नेक्स्ट जो है ना हम लोग डिस्कस कर लें। चल भाई ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, दूसरा तरीका मेजर करने का एब्सेंटीज्म का होता है नंबर्स ऑफ वर्किंग डे लॉस्ट। सबसे पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। साथ साथ फॉर्मूला भी लिखते रहेगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू 100, इंटू 100। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि कितना जो है वर्किंग डेज का नुकसान हुआ है। ये नजर आ रहा है, सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 110 दिन का नुकसान हुआ है। मुझे नजर आ रहा है आपको कि भाई पहले 25 दिन का नुकसान हुआ, दूसरे दिन 18, 17, 30, 20 हफ्ते के अंदर मुझे इन टोटल 110 दिन का नुकसान हुआ है। ठीक हो गया भाई, लिख लेते हैं 110 दिन का नुकसान हुआ है। अच्छा जी, 110 दिन का वर्किंग डेज लॉस्ट। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखिएगा। आपको ये पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, 1000 एम्प्लॉयज हैं, और एक एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एम्प्लॉय हफ्ते के अंदर कितना काम करता है? 5 दिन काम करता है, 5 days अ वीक। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज हैं और 5 दिन हफ्ते के काम करते हैं, तो इन टोटल वो कितना काम करते हैं, कितने वर्किंग डेज काम करते हैं इन टोटल? 1000 एम्प्लॉयज पूछ रहा हूँ। एक एम्प्लॉय आपका 5 दिन काम करता है, तो 1000 एम्प्लॉयज कितने दिन काम करते हैं? तो इन टोटल हमारे को पता है 1000 × 5, 5000 वर्किंग, टोटल वर्किंग डेज बनते हैं। तो ऊपर जाए, 110 वर्किंग डे का लॉस्ट हुआ है। कितने में से लॉस्ट हुआ है? 5000 टोटल वर्किंग डे में से आपका कितने का लॉस्ट हुआ है? 110 वर्किंग डेज का लॉस्ट हुआ है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो आपके पास अराउंड पता नहीं कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। 110 है आपके पास, डिवाइडेड बाय 5000 है आपका, मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 2.2% जो है ना आपका आ रहा है कि भाई इतने एम्प्लॉय जो है ना आपके क्या हुए हैं? एब्सेंट हुए हैं। ये आपका जो है ना इतने दिन जो है ना आपके क्या हुए हैं? नुकसान में गए। 110 दिन आपके नुकसान में गए। और आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ वीक की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम लोग सिर्फ वीक की बात कर रहे हैं, और हम सिर्फ जो है ना टोटल जो आपके 5000 नजर आ रहे हैं ये सिर्फ वीक के नजर आ रहे हैं। अगर हम मंथ की बात करें तो मंथली अराउंड जो है ना कितने एब्सेंटीज्म होते हैं लोग, कितने टोटल वर्किंग डेज बनते हैं। और अगर हम एनुअल बात करें तो एक जो है ना बड़ी फिगर बनेगी एब्सेंटीज्म की, एक बड़ी फिगर बनेगी आपकी टोटल वर्किंग डेज की। आपके लिए वीकली इसके लिए लिया है क्योंकि आपको जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं हम लोग, जो कि आसानी हो जाए हमारे लिए। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज लॉस्ट एज अ proportion of total number of working days as a नहीं, days a certain period of time। अब हमें ये देखा, या दो तरीके हैं आपके एब्सेंटीज्म को मेजर करने के। अब कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, सबसे पहले मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा यार ये एब्सेंटीज्म हो ही क्यों रहा है। हफ्ते के अंदर 110 दिन जो है, 110 दिन का वर्किंग डे लॉस्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, और ऑन एन एवरेज हमारे जो है 22 एब्सेंटीज्म आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पेन से जो है ना हाईलाइट करूं तो आपको ये नजर आ रहा है। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले से बात करूं तो सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू है ना हमारा 22 ऑन एन एवरेज जो है ना लोग नहीं आ रहे। और पहले फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा जो है ना 110 दिन का जो है ना वर्किंग डेज का लॉस्ट हो रहा है भाई। ये कौन अकाउंटेबल है? ठीक है, तो एचआर क्या करेगी? एचआर कुछ पॉलिसीज क्रिएट करेंगी। पहले तो पॉलिसीज बनाने से पहले आपको
रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है, यार ये क्यों एब्सेंट हो रहे हैं। पहला रीजन ये हो सकता है, जो कि बहुत ऑब्वियस रीजन है, यार मोटिवेशन का मसला है, डीमोटिवेटेड है एम्प्लॉयज। दूसरा रीजन ऑब्वियस ये हो सकता है कि भाई शायद आप जो हो नई इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हो, मशीन लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को जो है जॉब सिक्योरिटी का मसला हो गया, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो से। आपकी जो सबसे नीचे वाली नीड है, साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, साइकोलॉजिकल नीड से ऊपर जो आपकी जॉब सिक्योरिटी नीड है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू हेल्सबर्ग, आपने जो है ना शायद हाइजीन फैक्टर जो है ना हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया हुआ। हाइजीन फैक्टर का मतलब ये कि भाई आपकी मशीनरी तो है मगर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं है। ऐसी मशीनरी है कि भाई एम्प्लॉयज की जो है ना हाथ कट जाते हैं, ठीक है, जो कि असली में होता भी है। कि भाई हम लोग ने कुछ एक केस स्टडी इस लेवल के अंदर प्रीवियसली पढ़ी हुई भी है कि भाई वो क्या होता है, एक बिजनेस है जिसके पास जो है ना हर हफ्ते 40 से 50 एम्बुलेंस जो है ना आती है। अब ये क्या बता रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन के भाई इसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना सही नहीं है, कि मशीनरी से जो है ना बेचारे किसी का हाथ कट जाता है, किसी को ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो एक ओवरऑल जो है ना डीमोटिवेशन फैल जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है ना ज्यादातर एब्सेंटीज्म की शिकार हो जाते हैं, मतलब कि घर बैठ के जो है ना वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो आना नहीं चाह रहे होते हैं काम करने को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एचआर वालों को पहले एनालाइज करना होगा कि भाई ये क्यों एब्सेंट हो रहे हैं। तो पॉइंट 7 में लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे इसको कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो एब्सेंट क्यों ही हो रहे हैं, पहले तो एनालाइज करें। तो 7 में ही पॉइंट लिखिएगा मेरे। आ जाए, 7 में लिखिएगा द रीजन। एक सेकंड टेक्स्ट बड़ा कर दूं, थोड़ा सा नजर नहीं है, सही है। बिफोर bringing in the policy, the HR department, the HR department need to effectively need to analyze the core reason, analyze the core reason behind the absenteeism, and it can be done through, अच्छा, मल्टीपल वेज हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उस रीजन को कि क्यों हमारे जो है ना एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक हो गया। या हम जो है ना प्रीवियसली पास्ट डेटा से भी एनालाइज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज 2010 के अंदर जो हमारा जो वीकली जो एब्सेंटीज्म रेट जो चल रहा था ऑन एन एवरेज, या बात कर लो या पहले अकॉर्डिंग टू पहले रेशो से, लेट सपोज हमारा जो है ना 150 जो है ना वर्किंग डेज का लॉस होता था 2010 के अंदर, वर्किंग डेज का लॉस होता था। फिर क्या हुआ, 2011 के अंदर हमारा जो है ना 120 वर्किंग डेज का लॉस हो रहा है, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, 2012 के अंदर लेट सपोज 160 वर्किंग डेज का लॉस हो रहा है। अच्छा जी, अब तो यार ये तो सर पे हाथ रखने वाली बात है कि यार ये क्या हो रहा है वापसी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, ये देखो यार 2010 से कुछ ऐसी पॉलिसीज हम लोग ने इम्प्लीमेंट करी थी जिसकी वजह से 2011 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फॉल आया था। इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम एम्प्लॉयज एब्सेंट हो रहे थे, ठीक है, 2011 के अंदर। फिर 2011 के बाद 2012 के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है 120 से वापसी जो है ना 160 वर्किंग डे लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी एम्प्लॉय एब्सेंट हो रहे हैं, क्या वजह है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई 2010 में क्या वजह थी, या हम लोग ये देख सकते हैं कि 2011 में ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई थी हम लोग ने कि हमारी जो एब्सेंट वर्किंग डेज जो लॉस्ट होते हैं वो सिग्निफिकेंटली फॉल हो गए थे। वैसे ही हम लोग जो है ना 2013 में भी कोई ऐसी पॉलिसी लगाते हैं कि हमारी जो वर्किंग डेज जो लॉस्ट हो रहे हैं वो भी फॉल हो जाए। समझ आ रही है बात। तो आप जो है प्रीवियस पास्ट डेटा को भी एनालाइज कर सकते हो और उसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी भी बना सकते हो, और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है ना रीजन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक हो गया। तो साथ में लिखिएगा, ठीक है, साथ में लिखिएगा। पहला जो तरीका है जैसे कि आपने एनालाइज करना है, ऊपर एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने। तो पहला तरीका क्या होता है, आप कंपेयर कर दो। एब्सेंटीज्म रेट शुड बी कंपेयर्ड, should be compared with the past years. If if let's suppose if 1% of
एब्सेंटीज्म, अब ये मैं जो है ना दूसरे रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ, वन ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। एब्सेंटीज्म, 1% ऑफ एब्सेंटीज्म जम्प टू 2.2%, ठीक है, या तो एवरेज इंडस्ट्री रेट। एक तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दी यार, आप जो है ना कैसे जो है ना एब्सेंटीज्म को एनालाइज कर सकते हो। और अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ और कम लिख रहा हूँ, तो जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो आप अपनी जबान में, रोमन उर्दू में, इंग्लिश में आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हमने पहले ये डिस्कस करा कि भाई आप क्या करते हो, प्रीवियसली जाके पहले देखते हो कि भाई मेरा पहले 150 था, 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 में आप खड़े हुए हो, आपकी जो है ना वर्किंग डेज लॉस ज्यादा हो रही है, आपके जो एम्प्लॉय है ज्यादा एब्सेंट होना स्टार्ट हो गए, तो हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे यार 2010 से 2011 के अंदर जो है ना सिग्निफिकेंट फॉल आ रहा था एब्सेंटीज्म का। पहले तो रीजन मालूम करेंगे कि भाई क्या ऐसा रीजन हुआ था जिसकी वजह से आपकी एब्सेंटीज्म कम होना स्टार्ट हो गई थी, क्या ऐसी पॉलिसी लगी थी जिसकी वजह से कम हो गई थी, या क्या ऐसा जो है ना मसला आ गया था 2010 के अंदर जिसकी वजह से जो है ना इतना ज्यादा जो है ना आपका वर्किंग डेज लॉस्ट हो रहा था। फिर हम क्या करेंगे, 2012 में जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना वो प्रीवियस जो पॉलिसीज, जो अच्छी पॉलिसीज थी, वो भी 2012 में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारी जो है ना आगे आने वाले साल के अंदर 2013 के अंदर क्या हो जाए, हमारे वर्किंग डेज जो लॉस्ट हो रहे हैं और जो हमारी इफेक्टिवनेस लॉस हो रही है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, वो क्या हो जाए, सिग्निफिकेंटली फॉल हो जाए। दूसरा ये होता है कि आप देखते हो यार एवरेज इंडस्ट्री का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेट सपोज एवरेज इंडस्ट्री का जो रेट चल रहा है, जो कि आपके एब्सेंट हो रहे हैं एम्प्लॉयज, 2.2% जो है ना एम्प्लॉयज जो है ना आपके क्या हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। लेट सपोज मैं जो ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं गाड़ी के जो है ना उस पर ऑपरेट करता हूँ, गाड़ी भी बना देता हूँ कि विजुअलाइजेशन में आसानी हो तुम लोग को, ठीक है। ये हमारी गाड़ी आ गई, टायर आ गए इसके। अच्छा, मालूम, अच्छा जी, इंडस्ट्री के अंदर जो जो मल्टीपल कंपनीज है, लेट सपोज हम लोग जो है ना सुजुकी वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही बनता है, नहीं पता नहीं कैसा होता है, अच्छा ऐसे ही होता है, चलो आज छोड़ दो, सुजुकी के ऊपर आते हैं, ठीक है, हम लोग सुजुकी वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यार होंडा के अंदर जो है ना कितना जो है ना वो एब्सेंटीज्म रेट चल रहा है। हम लोग ये देखेंगे यार टोयोटा के अंदर कितना एब्सेंटीज्म रेट चल रहा है, ठीक है, टोयोटा के अंदर कितना एब्सेंटीज्म रेट चल रहा है। हम लोग ये देखेंगे यार Hyundai के अंदर जो है ना कितना एब्सेंटीज्म रेट चल रहा है। हम लोग ये देखेंगे यार चंगन के अंदर जो है ना कितना एब्सेंटीज्म रेट चल रहा है, और उसको कंपेयर करेंगे अपनी जो है ना एब्सेंटीज्म रेट के साथ। लेट सपोज हमारा जो है ना 1.1% चल रहा है, तो यार ये तो अच्छी बात है ना, इंडस्ट्री से अच्छी तो हमारी चल रही है, इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते जितना हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो इतनी एब्सेंटीज्म कम है ना, ठीक है। या तो इसका वाइस वर्सा भी केस हो सकता है। तो आप क्या करते हो, मल्टीपल जगहों से कंपेयर करते हो, देखते हो यार हम लोग अभी सही पोजीशन में है, मतलब कि हम लोग को कंसर्न होना चाहिए और हम लोग को एब्सेंटीज्म कम करनी चाहिए, हम लोग को पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, या अभी जो है ना जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, ठीक है। पहला ये होता है। दूसरा आप ये करते हो, आप जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हो। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है, जरा देख लें। द रीजन ऑफ हाई एब्सेंटीज्म नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सबसे पहले आपको जो है ना रीजन मालूम करने पड़ते हैं कि यार ये बंदा जो है एब्सेंट हो ही क्यों रहा है, क्यों इतना एब्सेंटीज्म बढ़ रहा है। पहले जो ऑब्वियस रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, मुझे पता है आप लोग नहीं लिख रहे होंगे, इसके लिए मैं लिख देता हूँ। इट माइट बी ड्यू टू, माइट बी ड्यू टू डीमोटिवेशन ऑफ स्टाफ, ठीक है, शायद ये हो सकता है। अगर आपको पता चल जाए यार आपका स्टाफ डीमोटिवेट है, तो आप ऐसी कौन सी पॉलिसीज लगा सकते हो। अच्छा, डीमोटिवेशन भी मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकती है। शायद आप जो है ना उसको कम ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, कम ट्रेंड एम्प्लॉय है। या तो आप जो है ना उसको वर्किंग लाइफ बैलेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वर्किंग लाइफ बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। वर्किंग लाइफ बैलेंस क्या, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर जो है ना नहीं कर रहे हो। लेट सपोज मेरा जो है ना एम्प्लॉय को 9 घंटे का जो है ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, यार 9 घंटे आप काम करोगे, मगर मैं उसको 12 12 घंटे जो है ना बैठा के काम करवा रहा हूँ, 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठा के काम करवा रहा हूँ, तो वो डिमोटिवेट तो होगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो जो है ना बड़ा अजाब है उसके लिए, ठीक है, सुपरवाइजर उसका मल्टीपल दफा जो है ना दिमाग खा जाता है, जिसकी वजह से वो बोलता है यार मुझे आना ही नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं डिमोटिवेशन के, और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि भाई कैसे आप ये डिमोटिवेशन को भगा सकते हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, it might be due to, it might be due to non provision of hygiene factors,
ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स आपने किसने बताया था, आपका हेल्सबर्ग ने बताया था, हेल्सबर्ग ने बताया था। सच एस एग्जाम्पल भी दे देते हैं, सच एस हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन इन द फैक्ट्री। शायद आपकी जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन नहीं है, शायद जो है ना अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई हाथ कट जाता है किसी का या कुछ हो जाता है, तो वो एक डिमोटिवेशन जैसा जो है ना हो जाता है। या एक और भी रीजन हो सकता है कि भाई क्यों जो है ना एब्सेंटीज्म ज्यादा हो रही है। अब क्या हुआ है, लेट्स सपोज हम लोग ने इंट्रोड्यूस करवा दिए, इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। अब क्या हुआ है, एम्प्लॉयज जो है ना डीमोटिवेट हो गए, लेस जॉब सिक्योरिटी हो गई है। अब जब लेस जॉब सिक्योरिटी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, नई जॉब की तलाश करते हैं। नई जॉब की तलाश करते हैं तो भाई मैं जो है ना लेट्स सपोज आज जो है ना मेरे पास इंटरव्यू में जाना है, आज मुझे मंडे वाले दिन, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा बल्कि मैं कहाँ चलाऊंगा, इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब नए कैपिटल इक्विपमेंट आते हैं तो जॉब सिक्योरिटी कम होती है, जिसकी वजह से लोग जो है दूसरी जगह काम करना चाहते हैं, होते हैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंटीज्म रेट बढ़ जाता है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी एब्सेंटीज्म बढ़ सकती है, और उसके हिसाब से जो है ना एक एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना एक नई पॉलिसीज लेके आता है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉय को। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और पॉइंट लिखिएगा साथ में ही। अच्छा, आपके एब्सेंटीज्म की वजह से आपकी कस्टमर सर्विस को भी इम्पैक्ट पहुंचता है। आपको एक चेन भी बताई भी है। अगर आपकी अगर आपके एम्प्लॉय, अच्छा ये चेन को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मैं चेन सिर्फ बना के बता रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंटीज्म रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है। लेट सपोज आपके जो है ना कोई आउटपुट टारगेट है, आज 100 आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करने थे, एम्प्लॉय नहीं है, 10 आउटपुट बन सके या 50 आउटपुट बन सके, 50 बन ही नहीं सके, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जब लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है तो शायद जो है माइट बी ड्यू टू आप जो है ना टाइमली डिलीवर नहीं कर सको, might be the organization won't be able to timely deliver to the customer, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर आपका इम्पैक्ट हो जाएगा, द कस्टमर विल बी इम्पैक्टेड। और जिसकी वजह से कस्टमर क्या हो जाता है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। जब कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है तो कस्टमर क्या करता है यार, कस्टमर स्विच करके चला जाता है, कस्टमर स्विच कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका नुकसान होता है। किस चीज का नुकसान होता है, आपका लॉस इन सेल्स रेवेन्यू हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका क्या होता है, अगर आप लॉन्ग रन के अंदर यही चलता रहा तो आपका जो है ना मार्केट शेयर भी लॉस हो जाएगा, मार्केट शेयर भी लॉस हो जाएगा। आपका जो है ना कंपेटिटर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, कंपेटिटर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ऑब्वियस बात है यार, ये एक पूरी चेन है जो कि आप जो है ना आसानी से समझा सकते हो और एक हेल्दी मार्क्स जो है ना आप हासिल कर सकते हो। ठीक है। तो एब्सेंटीज्म के ऊपर इतनी डिस्कशन थी। नेक्स्ट क्लास के ऊपर हम लोग लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है ना डिस्कशन करेंगे और कुछ जो है ना करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए, इसको सही से कॉपी कर लीजिएगा और कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक हो गया, डन है।